क्या कहा तुमने? तुम सेठ रघुवर दयाल की बेटी के संग ब्याह नहीं करोगे? अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रामनारायण जी अपने बेटे मधुसूदन से बोले। बाबूजी, आप चाहते हैं कि मैं उस आधे दिमाग वाली लड़की से ब्याह कर लूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। मधुसूदन बोला। तुझे जरा सी बात क्यों नहीं समझ आती? तू अपनी छोटी से नौकरी में अपनी तीनों बहनों का ब्याह नहीं कर सकता, और फिर विभावरी रघुवर दयाल जी की इकलौती बेटी है। वो चाहते हैं कि विभावरी से ब्याह करने के बाद तू उनके ही आलीशान बंगले में रहे, जहाँ सभी ऐशो आराम है। रामनारायण जी बोले। आप क्यों मुझे जानबूझते भाड़ में झोंकना चाहते हैं? मधुसूदन ने पूछा। इतनी दौलत और ऐशो आराम तेरे पास खुद चलकर आ रहा है और तू उसे ठोकर मार रहा है। रामनारायण जी बोले। लेकिन बाबूजी, मैंने सुना है कि वो लड़की दिमाग से ठीक नहीं है, और ऐसी लड़की से भला मैं कैसे प्यार कर पाऊंगा? आप अपने मतलब के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हैं। मधुसूदन बोला। ब्याह उससे कर ले, फिर तेरे पास दौलत होगी तो प्यार करने के लिए लड़कियां भी मिल जाएगी। रामनारायण जी बोले। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? लगता है दौलत की पट्टी ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है। सही गलत की पहचान नहीं रही आपको। मधुसूदन बोला। तभी मधुसूदन की माँ शांति भी वहां आ पहुंची और बोली। बेटा, क्यों अपने बाप से बहस कर रहा है? उनकी बात क्यों नहीं मान लेता? माँ, तुम भी अपने बेटे का अच्छा नहीं सोच पा रही क्या? मधुसूदन बोला। तू तो लड़का है, कुछ भी करके तेरी नैया तो पार लग जाएगी, लेकिन तेरी बहनों का क्या होगा? तेरी बहनों को अच्छा घर और अच्छा वर मिल जाए, इसलिए तो तेरे बाबूजी तुझसे कह रहे हैं कि तू विभावरी से ब्याह कर ले। मधुसूदन की माँ शांति बोली। तुम मेरी माँ होकर ऐसी बातें करती हो? मधुसूदन चिढ़ा। मुझे अपनी बेटियों की भी चिंता है। आजकल बिना दहेज के कोई भी ब्याह नहीं करता, और ऊपर से तेरी बहनें इतनी सुंदर भी तो नहीं है। तू मान क्यों नहीं जाता बेटा? शांति बोली। लेकिन मैं कैसे किसी को बिना देखे और जाने ब्याह कर लूं? मधुसूदन बोला। तो क्या मैंने तेरी माँ को ब्याह के पहले देखा था? तो क्या तेरी माँ लूल लंगड़ी है या फिर गूंगी भरी निकली? रामनारायण से बोले। लेकिन पागल तो नहीं है ना वो, और वो लड़की जिससे आप मेरा ब्याह कराने पर तुले हैं, वो तो पागल है। मैं कैसे एक पागल के साथ अपना पूरा जीवन गुजार सकता हूँ? मधुसूदन बोला। वो पागल नहीं, बस उसमें थोड़ा दिमाग कम है, मंद बुद्धि है। रामनारायण जी ने सफाई पेश की। कुछ भी हो जाए, मैं तो उससे ब्याह नहीं करने वाला। दुनिया क्या कहेगी मुझको कि रुपयों की खातिर बिक गया, एक पागल से ब्याह कर लिया। मधुसूदन बोला। तो तू ब्याह नहीं करेगा? रामनारायण जी ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। मधुसूदन बोला। मैं भी देखता हूँ कि तू ये ब्याह कैसे नहीं करता। आज से मैं भी भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। भला मैं भी देखूं कि तुझे अपने बाप की कोई कदर है भी या नहीं। रामनारायण जी बोले। ये तो नाइंसाफी है बाबूजी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मधुसूदन बोला। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं देखता हूँ कि तू अपने आप को कितना तीस मारखा समझता है। रामनारायण जी बोले। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं उस पागल लड़की से ब्याह करके अपनी जिंदगी खराब करने वाला नहीं। और इतना कहकर मधुसूदन बाहर चला गया। वो उस रात घर भी ना लौटा, अपने किसी दोस्त के यहाँ रात भर सोया रहा, और दूसरे दिन जब वो घर लौटा तो उसके बाबूजी सचमुच भूख हड़ताल पर बैठ चुके थे, और भूख प्यास के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ चुका था। उनका जी घबरा रहा था। उनकी ऐसी हालत देखकर शांति मधुसूदन के पास आकर बोली। तेरे बाबूजी की हालत देख, उन्हें कुछ हो गया तो तू सबको क्या मुंह दिखाएगा? दुनिया थूकेगी तुझ पर। और अगर मैंने उस पागल से ब्याह कर लिया तो तब भी तो दुनिया थूकेगी मुझ पर।
क्यों बाबूजी मुझे इस ब्याह के लिए मजबूर कर रहे हैं? मधुसूदन बोला, कर लेना बेटा ब्याह, तेरी 3 बहनें कुंवारी बैठी हैं, जरा कुछ उनके बारे में तो सोच। शांति बोली। और फिर अपने बाबूजी की हालत देखकर मधुसूदन को इस ब्याह के लिए हाँ करनी ही पड़ी। मधुसूदन के हाँ बोलते ही ब्याह की तैयारियां होने लगी और सारे शहर को खबर हो गई कि मधुसूदन रघुवर दयाल जी की बिन माँ की मंदबुद्धि बच्ची से ब्याह कर रहा है। मधुसूदन को इस ब्याह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ना तो वो लड़की देखने गया और ना ही सगाई की रस्म हुई। बात सीधी शादी तक जा पहुंची। अब वो अपने ऑफिस जाता तो लोग कानाफूसी करते हुए कहते, हाँ भैया, सब पैसों की माया है। यहाँ तो पैसों के लिए लोग इतना गिर जाते हैं कि पागल तक को अपना जीवन साथी बना लेते हैं। ना जाने भाई इस दुनिया को क्या हो गया है। लगता है सोचने समझने की शक्ति ही चली गई है। ये सब बातें सुनकर मधुसूदन का दिमाग खराब हो जाता। घर आता तो पड़ोसी भी यही कानाफूसी करने लगते कि अब अरबपति बनने वाला है मधुसूदन, एक पागल से शादी करके। ये सब बातें सुनकर मधुसूदन के गुस्से की सीमा ना रहती। फिर धीरे धीरे करके दिन बीत ही गए और मधुसूदन की शादी का दिन आ ही पहुंचा। गैर मन से तैयार होकर मधुसूदन घोड़ी चढ़ा और बारात रघुवर दयाल जी के आलीशान बंगले पर जा पहुंची। बारातियों की खातिरदारी बिल्कुल शाही अंदाज में हुई। महंगे उपहार और अच्छा खाना खाकर बाराती खुश हो गए, लेकिन दूल्हे मियाँ का मुंह तो अभी भी फूला था। और फिर फेरों के लिए दुल्हन मंडप में आई। दुल्हन की खूबसूरती देखकर एक पल को सभी बाराती स्तब्ध रह गए। ऐसा रूपलावण्य किसी ने कभी नहीं देखा था, लेकिन मधुसूदन को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। शादी की सभी रस्में पूर्ण हो चुकी थी। चूंकि शादी उसी शहर में थी तो सभी बाराती अपने अपने घर वापस लौट गए थे। कुछ खास मेहमान बचे थे तो उनके ठहरने का इंतजाम रघुवर दयाल जी यानी कि जो अब मधुसूदन के पूजनीय ससुर बन चुके थे उनके बंगले पर कर दिया गया था। ये तय हुआ कि विभावरी की विदाई सुबह होगी और शाम तक वो फिर अपने पति के साथ रघुवर दयाल जी के घर लौट आएगी। सभी बचे हुए बाराती उस रात रघुवर दयाल जी के बंगले पर ही ठहर गए और फिर मधुसूदन को भी उसके सुहाग कक्ष में भेज दिया गया, जहां मोगरे और गुलाब के फूलों से बिस्तर और कमरे को बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया था। सजे हुए कमरे को देखकर मधुसूदन का पारा और भी बढ़ गया और उसे खुद से नफरत सी होने लगी कि वो और एक मंदबुद्धि को आज की रात स्पर्श करेगा। हरगिज नहीं, बाबूजी ने मेरा ब्याह तो उस मंदबुद्धि से जबरदस्ती करवा दिया, लेकिन मैं उसे स्पर्श कभी भी नहीं करने वाला। और फिर कुछ ही देर में दूध का गिलास हाथों में लेकर विभावरी कमरे में आई। उसने धीरे से टेबल पर दूध का गिलास रखा और फौरन ही मधुसूदन के पैर छू लिए। ये देखकर मधुसूदन पीछे हटा और बोला, ये क्या कर रही हो? आपके पैर छू रही हूँ जी, विभावरी बोली। तुमसे ऐसा करने को किसने कहा? मधुसूदन ने पूछा। जी, दादी कहती है कि पति भगवान का रूप होता है, उनके पैर छूने चाहिए और उनकी हर बात माननी चाहिए, इसलिए मैंने आपके पैर छुए, विभावरी बोली। और क्या क्या कहती है तुम्हारी दादी? मधुसूदन का पारा थोड़ा कम हुआ और उसने पूछा। जी, उन्होंने कहा कि अगर मैं आपके साथ अच्छे से पेश आऊंगी तो आप मुझे बहुत प्यार करेंगे, आपकी हर बात मानूंगी तो और लोगों की तरह आप मुझे पागल नहीं कहेंगे, विभावरी बोली। मेरी हर बात मानोगी? मधुसूदन ने पूछा। जी, हमेशा आपकी हर बात मानूंगी, विभावरी बोली। तो ये रहा चादर और ये रही तकिया, तुम नीचे फर्श पर बिछाकर सो जाओ, मधुसूदन बोला। बस इतनी सी बात, लाइए मैं अपना बिस्तर बिछाकर नीचे सो जाती हूँ
और इतना कहकर विभावरी ने फर्श पर चादर बिछाया, तकिया रखा और लेट गई। वो कुछ देर ऐसी ही लेटी रही, फिर बोली, क्या मैं ये गहने उतार दूं? बहुत चुभते हैं। हाँ, उतार दो, मधुसूदन बोला। और फिर विभावरी एक एक करके अपने गहने उतारने लगी। उसने अपने सिर की चुनरी एक तरफ रख दी और एक एक करके सारे गहने भी उतार दिए। बालों में लगा गजरा भी निकाल दिया, लेकिन उससे उसके बालों में लगा जूड़े का कांटा नहीं खुल रहा था, तो उसने मधुसूदन से खोलने को कहा। मधुसूदन बोला, ठीक है, इधर आओ। और जब विभावरी मधुसूदन के करीब गई तो विभावरी के बदन से आती भीनी भीनी खुशबू से मधुसूदन मदहोश सा होने लगा। इतने में जूड़े का कांटा खुल गया और विभावरी के काले घने लंबे बाल बिखर गए। तभी विभावरी ने कहा, आप बहुत अच्छे हैं, दादी ठीक कहती थी। और मधुसूदन के गाल पर चुंबन पर लेकर वो फिर से फर्श पर बिछे चादर पर आकर लेट गई। इधर विभावरी के चुंबन से मधुसूदन बेचैन हो उठा। कुछ देर विभावरी लेटी रही, फिर बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मधुसूदन ने पूछा, क्यों? जब तक दादी मेरा सिर नहीं सहलाती तो मुझे नींद नहीं आती, विभावरी बोली। तो मैं क्या करूं? मधुसूदन बोला, मेरा सिर सहला दीजिए, विभावरी बोली। मुझे नींद आ रही है, सोने दो, मधुसूदन बोला। ठीक है, आप सो जाइए, विभावरी बोली। और फिर मधुसूदन सो गया। करीब 4 बजे मधुसूदन की आंख खुली। उसे वॉशरूम जाना था। उसने देखा कि विभावरी अभी तक जाग रही है और कमरे की छत को निहार रही है। तब मधुसूदन ने पूछा, तुम सोई नहीं? मैंने कहा ना, जब तक दादी मेरा सिर नहीं सहलाती तो मुझे नींद नहीं आती, विभावरी बोली। अजीब पागल लड़की हो तुम, मधुसूदन बोला। जी, मुझे तो सभी कहते हैं कि मैं पागल हूँ, विभावरी बोली। मेरा वो मतलब नहीं था, मधुसूदन बोला। जी, दादी ने कहा है कि मैं आपसे बिल्कुल भी बहस ना करूं, विभावरी बोली। ठीक है, मैं पहले वॉशरूम होकर आता हूँ। और फिर जब मधुसूदन वॉशरूम से होकर आ गया तो उसने विभावरी के सिरहाने बैठकर विभावरी का सिर सहलाना शुरू कर दिया। तो वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई। सोती हुई विभावरी मधुसूदन को बहुत मासूम सी लगी और उसने मन में सोचा, इसका भी क्या दोष है, कितनी भोली है बेचारी। विभावरी के सो जाने के बाद फिर मधुसूदन बिस्तर पर आकर लेट गया। सुबह हुई। सबसे पहले मधुसूदन जागा तो तब तक 8 बज चुके थे। उसने देखा कि विभावरी अभी तक सो रही है। उसने उसे जगाया और कहा, विभावरी, ये बात किसी को मत बताना कि तुम फर्श पर चादर बिछाकर सोई थी। लेकिन क्यों? विभावरी ने पूछा। सब मुझे बुरा कहेंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, मधुसूदन बोला। जी, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना कि मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपसे कभी भी कुछ ना छुपाऊंगी, विभावरी बोली। शाबाश, तुम बहुत समझदार हो। अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, घर चलना है, वहाँ तुम्हारी मुँह दिखाई की रस्म होगी, मधुसूदन बोला। जी, मैं ये सब गहने लेकर जाती हूँ, दादी ही मुझे तैयार करेगी, विभावरी बोली। ठीक है, मधुसूदन बोला। सुनिए जी, मैं इतना भारी लहंगा नहीं पहनना चाहती, क्या मैं साड़ी पहन सकती हूँ? विभावरी ने पूछा। हाँ, ठीक है, मधुसूदन बोला। साड़ी भी दादी ही मुझे पहनाएगी क्योंकि मुझे अभी तक साड़ी बांधनी नहीं आती, विभावरी बोली। ठीक है, मधुसूदन बोला। तो अब मैं जाऊं? विभावरी ने पूछा। हाँ जाओ, मधुसूदन बोला। और फिर विभावरी तैयार होने चली गई। विभावरी जब तैयार होकर आई तो उसने लहंगे की
जगह अब लाल साड़ी पहनी थी और वो हौले हौले चल रही थी ताकि उसके सिर का पल्लू ना सरके। फिर उसे औरतों ने कार में मधुसूदन के साथ बैठा दिया और कार चल पड़ी। जब कार मधुसूदन के घर के द्वार पर पहुंची तो मधुसूदन की माँ और बहनों ने उसे कार से उतारकर नेगचार की विधि पूर्ण की। फिर भीतर जाकर मुंह दिखाई की रस्म के बाद पास पड़ोस की औरतें चली गईं। तब मधुसूदन की माँ ने विभावरी से कहा, बहू, रसोई छूने की रस्म भी निभा दो, क्योंकि शाम तक तो तुम अपने घर वापस चली जाओगी। जी, मुझे दादी ने सब सिखाया है कि कैसे हलवा बनाया जाता है। मैं सब्जी और पूरी भी सीख कर आई हूँ माँ जी। मुझे दादी ने ही खाना बनाया सिखाया है, क्योंकि मेरी माँ नहीं है ना, इसलिए तो क्या आज से मैं आपको अपनी माँ मान सकती हूँ। विभावरी ने इतना सब कुछ भोलेपन में कह दिया। विभावरी का भोलापन देखकर शांति की आंखें भर आई। उसने मन में सोचा, बिन माँ की बच्ची है, कितनी भोली है, और हम सोच रहे थे कि इसके बाप ने हमें ठग लिया है। हमने इसके बाप को ठगा है दौलत के लिए। कौन कहता है कि ये लड़की मंद बुद्धि है। ये तो सारी दुनिया से परे है। इसके जैसा निर्मल मन तो किसी के भी पास ना होगा। फिर शांति ने उस दिन सच्चे मन से विभावरी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया। उसने विभावरी को उपहार स्वरूप कंगन भेंट किए जो उसे उसकी सास ने दिए थे। कंगन पाकर विभावरी बहुत खुश हुई। वो अपने साथ भी सबके लिए महंगे महंगे उपहार लाई थी जो उसने सबको दिए। ऐसे ही बातों बातों में पूरा दिन निकल गया और विभावरी के लौटने का समय हो गया। तब शांति ने अपनी बहू विभावरी को बेटे मधुसूदन के साथ वापस भेज दिया। अपने मायके वापस आकर सबसे पहले विभावरी अपनी दादी के पास पहुंची और उन्हें दिन भर की सारी बातें बता दी। दादी को संतोष हो गया कि विभावरी धीरे धीरे सबके दिलों में जगह बना लेगी। रात हुई। विभावरी पहली रात की तरह ही बिना कुछ कहे चादर फर्श पर बिछाकर सो गई। उसने आज अपना माथा सहलाने की जिद भी नहीं की, क्योंकि शायद वो आज बहुत थकी थी, इसलिए लेटते ही सो गई। मधुसूदन बिस्तर पर लेटकर विभावरी को निहारने लगा। उसने सोचा, कौन कहता है कि ये मंद बुद्धि है, ये तो बहुत ही समझदार है। इसने माँ के साथ इतना अच्छा बर्ताव किया कि माँ भी इसे अपनाने पर मजबूर हो गई। ये मंद बुद्धि नहीं है, बस दुनिया की चालाकी और चापलूसी से दूर है। और फिर यही सोचते सोचते मधुसूदन भी सो गया। सुबह हो चुकी थी और मधुसूदन अभी भी सो रहा था। तब तक विभावरी उसके लिए चाय लेकर आ चुकी थी। गीले बाल और बसंती रंग की पारदर्शी साड़ी में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और फिर उसने मधुसूदन को जगाया और बोली, सुनिए जी, चाय पी लीजिए। मधुसूदन के कानों में विभावरी की आवाज पड़ी तो वो जाग उठा, और ज्यों ही उसकी नजर विभावरी पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर जब वो तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो उसके ससुर जी बोले, दामाद बाबू, आप लोगों के लिए वो जो रानी बाग वाला बंगला है उसे तैयार करवा दिया है। आज शाम आप दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाए। मैंने वो बंगला आपके नाम कर दिया है। बेफिक्र होकर आप वहाँ रह सकते हैं। मधुसूदन बोला, जी, हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर उस शाम मधुसूदन विभावरी के साथ रानी बाग वाले बंगले में चला गया। साथ में 4-5 भरोसेमंद नौकरों को भी मधुसूदन के ससुर जी ने भेज दिया। अब मधुसूदन का खुद का बड़ा बंगला था। फिर उसके ऑफिस के दोस्तों ने पार्टी की जिद की। बोले, शादी की पार्टी तो बनती है। पहले तो मधुसूदन ने मना किया, लेकिन फिर पार्टी के लिए राजी हो गया। उसने घर आकर ये बात विभावरी को बताई।
दूसरे दिन मधुसूदन ऑफिस चला गया। शाम को पार्टी थी, इसलिए विभावरी ने अपनी दादी को बुलाकर सब कुछ पूछकर पार्टी का इंतजाम करवा दिया और फिर दादी विभावरी को तैयार करके चली गई। शाम को मधुसूदन वापस लौटा तो साथ में उसके दोस्त भी थे। इधर मधुसूदन को लग रहा था ना जाने विभावरी ने कैसा इंतजाम किया होगा, लेकिन जब उसने घर की साज सज्जा और डाइनिंग हॉल देखा तो चकित रह गया। विभावरी ने पार्टी की सभी तैयारियां करवा दी थी। मधुसूदन के दोस्त बोले, यार भाभी जो को भी बुला। मधुसूदन जैसे ही विभावरी को बुलाने कमरे में पहुंचा तो विभावरी बिल्कुल तैयार बैठी थी। उसने जामुनी रंग की सुंदर सी बनारसी साड़ी पहनी थी, बालों का जूड़ा बनाया था, गले में हल्का सा हार और कान में झुमके पहन रखे थे। उसकी सादगी ही उसकी सुंदरता थी। उसने विभावरी को समझाया कि जैसा सब कहें वैसा ही करना, वहाँ कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। विभावरी बोली, ठीक है। और फिर दोनों बाहर आए। मधुसूदन ने सबको विभावरी से मिलवाया। सबने विभावरी को नमस्ते की और बैठने को कहा। विभावरी नजरें नीची करके बैठ गई। पार्टी थी तो मधुसूदन के दोस्त शराब की बोतलें भी साथ में लाए थे। जाम भी बनने शुरू हो गए, साथ में पीना पिलाना भी शुरू था। मधुसूदन को उसके दोस्तों ने शराब पीने को कहा। मधुसूदन तो अक्सर पार्टियों में शराब पीता रहता था, उसे आदत थी। तब उसके एक दोस्त ने विभावरी के लिए भी पैक बनाकर उसके आगे बढ़ा दिया। बेचारी विभावरी ने जाम पकड़ा और इस डर से गटागट पी गई कि कहीं मना करने पर मधुसूदन उससे खफा ना हो जाए। अब उसे नशा छाने लगा और चक्कर आने लगा। मधुसूदन ने देखा तो नौकरानी से इशारों में विभावरी को बेडरूम में ले जाने को कहा। विभावरी अपने बेडरूम में आ गई और उसे अब उलझन हो रही थी। वो बाथरूम में अपना मुंह धोने जाना चाहती थी। वो बिस्तर से उठी और फर्श पर गिर पड़ी। उसे होश ही नहीं था। उसके माथे में भी चोट लग चुकी थी। कुछ ही देर में पार्टी खत्म हुई। सभी दोस्त अपने अपने घर चले गए। तब मधुसूदन कमरे में आया तो देखा कि विभावरी फर्श पर गिरी पड़ी है। उसने उसे फौरन बिस्तर पर लेटाया और पानी की छींटे उसके चेहरे पर मारे। विभावरी बोली, मुझे प्यास लगी है। मधुसूदन फौरन रसोई में गया और नींबू पानी लेकर आया, विभावरी को पिलाया। तब भी विभावरी नशे में ही थी और बोली, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं है ना? मैंने आपको सबके सामने शर्मिंदा तो नहीं किया? वहाँ कोई मुझे पागल तो नहीं कह रहा था? ये सुनकर मधुसूदन की आंखें भर आईं और उसने सोचा कि नशे में भी बस मेरा ही ख्याल है इसे। फिर विभावरी बोली, पता नहीं मैं आपका दिल कब जीत पाऊंगी। तुम मेरा दिल क्यों जीतना चाहती हो? मधुसूदन ने पूछा। दादी कहती है कि जब पति का दिल जीत लेते हैं तो पति प्यार करने लगता है। मुझे आपका प्यार चाहिए इसलिए। विभावरी बोली, अच्छा अब तुम सो जाओ। मधुसूदन बोला, तो आप मेरा सिर सहला दीजिए। विभावरी बोली और फिर मधुसूदन विभावरी का सिर अपनी गोद में रखकर सहलाने लगा। मधुसूदन ने विभावरी का सिर सहलाना शुरू किया तो विभावरी सो गई। विभावरी के सो जाने के बाद मधुसूदन भी बिस्तर पर ही उसके बगल में लेट गया। सुबह होने को थी लेकिन आज विभावरी जागी नहीं थी, क्योंकि शायद ये सब शराब का असर था। उसी वक्त विभावरी ने करवट ली और मधुसूदन के सीने पर रख दिया। मधुसूदन विभावरी के कोमल स्पर्श से सिहर उठा और उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर उसने उसके कोमल होठों को अपने होठों से स्पर्श कर लिया। मधुसूदन की आतुर कामनाएं विभावरी को अपने आगोश में कसती जा रही थी। तभी विभावरी की नींद टूटी और साथ मधुसूदन की खुमारी भी। फिर विभावरी बोली, मैं रात भर आपके बिस्तर पर ही सोई रही, मुझे पता ही नहीं चला रात को क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। पार्टी में मेरा सिर चकराने लगा, फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे
कुछ भी याद नहीं? मधुसूदन बस विभावरी को ही देखे जा रहा था और उसने मन में सोचा, एक पल को क्या हो गया था मुझे? मैं और विभावरी को स्पर्श करने जा रहा था। छी छी। मैं अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाया। फिर उसने सोचा, आखिर मैं एक पुरुष हूँ और फिर विभावरी पराई तो नहीं, मेरी पत्नी है। उसे स्पर्श करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन पता नहीं मेरे स्पर्श करने पर विभावरी क्या प्रतिक्रिया देती। उसे पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कुछ पता भी या नहीं। अच्छा हुआ वो जाग गई। फिर विभावरी बोली, आप सच में बहुत अच्छे हैं जो अपने बिस्तर पर मुझे लेटने दिया। विभावरी की बातें सुनकर मधुसूदन सोचने लगा, इसके बाप का घर, इसके बाप का बिस्तर और इसके मन में ये है ही नहीं कि ये सब कुछ उसका है, मेरा कुछ भी नहीं। और एक मैं जो कितना स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थवश इससे शादी कर ली। तब मधुसूदन ने विभावरी से कहा, आज से तुम बिस्तर पर ही सोना, फर्श पर नहीं। तो क्या आप फर्श पर सोएगे? विभावरी ने पूछा। नहीं, मैं भी इसी बिस्तर पर सोऊंगा, मधुसूदन बोला। फिर विभावरी कुछ ना बोली। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। अब मधुसूदन विभावरी से इतना ना चिढ़ता, वो कोई गलती करती तो प्यार से समझा देता। अब विभावरी की दादी कभी कभी उसे साइकेट्रिक के पास ले जाती और डॉक्टर से कहती कि इसे पति पत्नी के संबंधों के बारे में कुछ कुछ समझाएं। डॉक्टर बड़े प्यार से विभावरी की बातें सुनती और फिर उसे समझाती। विभावरी भी समझ जाती। डॉक्टर की बात सुनकर अब विभावरी हर चीज में निपुण हो रही थी। वो अपनी साज सज्जा पर भी ध्यान देने लगी थी। मधुसूदन उसे देखता और देखते ही रह जाता, लेकिन उसे विभावरी को स्पर्श करने की हिम्मत ना पड़ती। ऐसे ही देखते करवा चौथ आ पहुंचा। तब शांति ने विभावरी को एक दिन पहले ही घर बुला लिया। बोली, बहू का पहला करवा चौथ है, हमारे घर से ही इस व्रत को करेगी। और मधुसूदन विभावरी के संग अपने घर चला आया। उस दिन शांति ने विभावरी से कहा, बहू खाना वाना जल्दी निपटा लो, फिर मेहंदी भी तो लगानी है। लेकिन मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती, विभावरी बोली। तब मधुसूदन की छोटी बहन अंजलि बोली, भाभी आप चिंता मत करो, मैं आपकी हथेलियों में मेहंदी रचा दूंगी। फिर दिन भर ऐसे ही तैयारियों में बीत गया। शांति ने विभावरी के लिए लाल साड़ी और सुहाग का सामान खरीदा। फिर रात का खाना निपटने के बाद मेहंदी लगाने की बारी आई। विभावरी के दोनों हथेलियों में अंजलि ने सुंदर सी मेहंदी लगाई। कुछ देर तक सब टीवी देखते रहे। फिर शांति बोली, चलो भाई सब अपने अपने कमरे में जाओ, सोने का समय हो गया है, सुबह जल्दी उठना होगा। बहू ये रहा सेब और जग भर पानी, 12 बजने से पहले ये सेब खा लेना और खूब सारा पानी पी लेना, फिर दिन भर पानी नहीं मिलेगा। विभावरी ने घड़ी देखी तो बोली, अभी तो 10 बजे हैं, 2 घंटे हैं अभी। हाँ तो जा अपने कमरे में आराम कर ले तब तक, शांति बोली। और फिर विभावरी अपने कमरे में आ गई तो बाहर ही शांति ने मधुसूदन से कहा, वो तो नादान है, भोली है, तू सो मत जाना, 12 बजने से पहले उसे सेब खिला देना और ढेर सा पानी पिला देना। तब मधुसूदन बोला, माँ मैं अलार्म लगा देता हूँ, उसे उठाकर पानी पिला दूंगा। फिर मधुसूदन अपने बाबूजी से बातें करने में मस्त हो गया। काफी देर बाद वो कमरे में आया, अलार्म लगाया और बिस्तर पर आकर लेट गया। तब तक विभावरी सो चुकी थी और आज उसने साड़ी पहनी थी, क्योंकि वो आज ससुराल में थी। तो उसकी दादी ने समझाया था कि जब ससुराल में रहा कर तो साड़ी पहना कर। मधुसूदन विभावरी के बगल में लेट तो गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस विभावरी के चेहरे को ही देखे जा रहा था। विभावरी साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। विभावरी के बदन से आती खुशबू उसे बहका रही थी।
वो विभावरी को अपनी बाहों में समेटना चाहता था। तभी शायद उसके मन की बात विभावरी ने सुन ली थी और उसने उसकी ओर करवट ली। तभी उसके लंबे खुले बाल पलटकर विभावरी के चेहरे पर आ गए और फिर विभावरी के चेहरे पड़े बालों को मधुसूदन हटाने लगा। चेहरे से बाल हटाने के बाद सामने उसे विभावरी के मद से भरे होंठ दिखे और उसने उन्हें चूम लिया। होठों पर मधुसूदन का स्पर्श पाते ही विभावरी जाग उठी। तब तक मधुसूदन विभावरी को अपने आगोश में ले चुका था। विभावरी ने भी नानुकुर नहीं की और खामोशी से मधुसूदन के स्पर्श को महसूस करती रही। तभी एकाएक विभावरी जोर से कराही और उसके आंसू निकल पड़े। विभावरी का कराहना मधुसूदन को खल गया और उसने अपने शरीर में आए इस बवंडर को वही रोक दिया। उसे लगा शायद विभावरी को उसका स्पर्श अच्छा नहीं लगा। तब तक मधुसूदन विभावरी के पास से हट चुका था और करवट लेकर दूसरी ओर मुंह करके लेट चुका था। तभी मधुसूदन से विभावरी बोली, सुनिए जी। हाँ बोलो, करवट लिए लिए ही मधुसूदन बोला। देखिए ना, पीठ में दर्द हो रहा है। विभावरी बोली, तो मैं क्या करूं? मधुसूदन खिन्नता से बोला, अरे देखिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। विभावरी फिर से बोली। तब मधुसूदन उठा और विभावरी की पीठ देखी। उसने देखा कि साड़ी का सेफ्टी पिन खुलकर उसकी पीठ पर गहराई में चुभ गया था और खून बह रहा था। तब मधुसूदन को समझ आया कि विभावरी के कराहने की वजह मेरा स्पर्श नहीं, ये सेफ्टी पिन था। फिर मधुसूदन विभावरी पर चिल्लाया, जब ये पिन तुम्हें चुभ रहा था तो बोली क्यों नहीं? मैंने सोचा कहीं आप नाराज हो गए तो। विभावरी बड़े भोलेपन से बोली, ओहो, तुम सच में बहुत पागल हो। और फिर हंसते हुए मधुसूदन ने विभावरी को अपने गले से लगा लिया। तब तक अलार्म बोल गया। फिर मधुसूदन ने विभावरी से सेब खाने को और पानी पीने को कहा। उसके बाद उसने उसके घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। सुबह हुई। विभावरी नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। मधुसूदन अभी भी अपने कमरे में सोया पड़ा था। फिर दोनों सास बहू नाश्ते की तैयारी में लग गई। नाश्ता बन गया तब तक मधुसूदन भी तैयार होकर आ चुका था। तो शांति बोली, बहू चल सबके लिए नाश्ता लगा दे। फिर रसोई साफ करके शाम की पूजा के लिए भी तो खाना बनाना होगा। इसलिए तो मैंने नाश्ता थोड़ा हैवी सा बना दिया है ताकि दोपहर के खाने से छुट्टी मिल जाए। वैसे भी आज तो बहुत काम है, ऊपर से हम दोनों का निर्जला उपवास। सबको नाश्ता करवाने के बाद तू थोड़ी देर आराम कर ले। जब काम होगा तो मैं तुझे बुला लूंगी। तुझे इतना काम करने की आदत जो नहीं है ऊपर से आज तेरा पहला करवा चौथ का उपवास है। ठीक है माँ, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही कर लूंगी। विभावरी बोली। और ये क्या, तूने गहने भी नहीं पहने आज? शाम को पूरा श्रृंगार करके तैयार होना। शांति बोली। जी माँ। और फिर इतना कहकर विभावरी सबके लिए नाश्ता लगाने लगी। फिर उसने रसोई के सारे काम निपटाए और अपने कमरे में आराम करने आ गई। कमरे में मधुसूदन पहले से ही बैठा क्योंकि आज उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली थी। जैसे ही उसने विभावरी को देखा तो पूछा, तुम्हारी पीठ का घाव कैसा है? अभी दर्द है, विभावरी बोली। एंटीसेप्टिक क्रीम लगाई? मधुसूदन ने पूछा। जी, मेरा हाथ नहीं पहुंचता, विभावरी बोली। लाओ मैं लगा दूं, मधुसूदन बोला। मधुसूदन ने विभावरी के घाव पर क्रीम लगाई और पूछा, प्यास तो नहीं लग रही? नहीं, विभावरी ने उत्तर दिया। ऐसी कोई बात नहीं, व्रत ना रख पाओ तो बता देना। ये सब फालतू की बातें हैं कि पत्नी के भूखा रहने से पति की उम्र बढ़ती है, मधुसूदन बोला। नहीं जी, आप ऐसी बातें ना करें, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ, विभावरी बोली। क्यों?
मेरे लिए सब कुछ क्यों करोगी तुम? मधुसूदन ने पूछा। दादी कहती है कि जो पत्नी अपने पति को प्यार करती है वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, विभावरी बोली। इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करती हो? मधुसूदन ने पूछा। पता नहीं, विभावरी बोली। पता नहीं का क्या मतलब है? मधुसूदन ने पूछा। दादी कहती है कि जो अच्छी लड़की होती है वो अपने पति से ऐसे नहीं कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, विभावरी बोली। तो कैसा कहती है? मधुसूदन ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, विभावरी ने पलकें नीचे करते हुए कहा। मैं बताऊं कि कैसे कहती है? मधुसूदन बोला। हाँ, बताइए, विभावरी बोली। ऐसे कहती है। और फिर मधुसूदन ने विभावरी के गाल पर चुंबन ले लिया और विभावरी ने शर्माते हुए अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। अरे, तुम तो शर्मा गई, मधुसूदन बोला। और इतने में ही मधुसूदन की बहन अंजलि ने कमरे के बाहर से आवाज दी। भाभी, आप सो तो नहीं गई? मैं अंदर आ जाऊं? हाँ हाँ, अंजलि आओ ना, विभावरी बोली। अंजलि कमरे में आकर बोली। भाभी, ये 4 सेट कांच की चूड़ियां लाई हूँ। देखिए ना आपकी साड़ियों में से कौन सी ज्यादा मैच होती हैं, जो साड़ी आप पूजा के लिए पहनने वाली हैं। ठीक है, मैं साड़ियाँ निकाल लेती हूँ। वैसे मैंने 2 साड़ियाँ चुनी थी, जो ज्यादा अच्छी लगेगी वही पहन लूंगी। साड़ियाँ देखकर ही ठीक से पता चलेगा, विभावरी बोली। और फिर विभावरी ने जो चूड़ियाँ साड़ी से ज्यादा मैच कर रही थी, चूड़ियों का वो सेट रख लिया। बाकी के सेट उसने वापस कर दिए। चूड़ियों के बाकी सेट लेकर अंजलि कमरे से चली गई और फिर विभावरी ने आराम नहीं किया। वो अपने गहने निकालने लगी, जिन्हें वो पूजा में पहनना चाहती थी। वो अपने ऊपर लगाकर आईने में देखती और जो ना पसंद आता वो साइड में रखती जाती। फिर उसने दोनों साड़ियाँ निकाली। पहली अपने ऊपर डालकर देखी तो उसे मधुसूदन ने पीछे से इशारा करके कहा कि ये अच्छी नहीं है, तो विभावरी ने उसे साइड पर रख दिया। फिर उसने दूसरी साड़ी डालकर देखी तो मधुसूदन इशारों में बोला कि ये बहुत अच्छी है। विभावरी ने अपने श्रीगान का सामान एक तरफ रखा ही था कि फिर उसे शांति ने आवाज दी। बहू, आजा, अब पूजा की तैयारियां शुरू करते हैं। जी माँ, अभी आई। और इतना कहकर विभावरी अपने कमरे से बाहर आकर बोली। माँ, कहिए, अब क्या क्या करना है? हाँ, सब बताती हूँ, तू रसोई में चल, मैं आती हूँ, शांति बोली। विभावरी रसोई में चली गई तो शांति मधुसूदन के पास जाकर बोली। क्यों रे, बहू के लिए कुछ उपहार लाया है कि नहीं? उपहार? वो किस लिए? मधुसूदन ने पूछा। वो इसलिए कि उसका पहला करवा चौथ है, तो तू उसे उपहार नहीं देगा, शांति बोली। मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए नहीं लाया, मधुसूदन बोला। तो अब खड़ा क्या है? बाजार जाकर उसके लिए कुछ ले आ, शांति बोली। लेकिन क्या लाऊं? तुम ही सुझा दो माँ, मधुसूदन बोला। मंगलसूत्र ले आ, यही अच्छा रहेगा, शांति बोली। ठीक है, तो मैं अभी बाजार जाता हूँ। और इतना कहकर मधुसूदन बाजार जाने को तैयार होने लगा। फिर शांति रसोई में विभावरी के पास चली आई। शाम होने की थी और पूजा की सारी तैयारियां निपट चुकी थी। तब शांति विभावरी से बोली, जा बहू, अब तू जाकर तैयार हो जा, फिर कथा भी तो करनी है। चांद निकलने का समय मैंने पूछ लिया है, रात 8 बजे तक निकलेगा। और सुन, जब तैयार हो जाना तो आज सिंदूर से मांग अपने हाथ से मत भरना, मधुसूदन से भरवाना। और फिर जब वो तेरी मांग भर दे तो उसके पैर छू लेना। ठीक है माँ,
मैं ऐसा ही करूंगी। और इतना कहकर विभावरी अपने कमरे में आकर हाथ मुंह धोकर तैयार होने में लग गई। अब तो उसे ठीक से साड़ी बांधनी भी आने लगी थी, और फिर जब वो लाल बनारसी साड़ी और सारे गहने पहनकर तैयार हुई तो अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। और अब उसे अपनी मांग मधुसूदन से भरवानी बाकी रह गई थी। और उसकी दादी ने कहा था कि कभी भी पति को किसी के सामने बुलाना हो तो खुद मत बुलाना, किसी और से कहकर अपने पास बुलवा लेना। इसलिए उसने अपनी ननद अंजलि को आवाज दी और कहा कि जरा अपने भैया को बुला दो। अंजलि ने मधुसूदन से जाकर कहा कि भाभी बुला रही हैं। मधुसूदन कमरे में आया और उसने विभावरी को इस रूप में देखा तो एक पल को बुद्ध बनकर रह गया। तब विभावरी ने पूछा कि क्या हुआ, आप शांत क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देखकर। तुम बताओ कि क्यों बुलाया था मुझे? मधुसूदन ने पूछा। जी, माँ ने कहा है कि मांग में सिंदूर आपके हाथों से लगवाऊं। विभावरी बोली। और क्या क्या कहा है माँ ने? मधुसूदन ने पूछा। जी, बस इतना ही कहा है, विभावरी बोली। तो फिर लाओ सिंदूरदानी, तुम्हारी मांग भर दूं, मधुसूदन बोला। और फिर विभावरी ने मधुसूदन के हाथों में सिंदूरदानी थमा दी। फिर मधुसूदन ने विभावरी की मांग में सिंदूर भरा तो विभावरी ने फौरन ही मधुसूदन के पैर छू लिए। मधुसूदन ने विभावरी के गाल पर चुंबन लेते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। विभावरी मुस्कुराते हुए माँ जी और बाबूजी के पैर छूने कमरे से बाहर जाने लगी तो मधुसूदन बोला, जरा रोको। जी, कहिए, विभावरी बोली। मैं तुम्हारे बालों के लिए मोगरे की लड़ियाँ लाया था, लाओ तुम्हारे जूड़े में सजा दूं। मधुसूदन बोला। सच? मुझे तो मोगरे का गजरा बहुत पसंद है। हाँ, जल्दी से लगा दीजिए मेरे बालों में। और इतना कहकर फिर विभावरी खुश होकर मधुसूदन के हाथों अपने बालों में गजरा लगवाने लगी। जब तैयार होकर बाहर निकली तो उसने पहले बाबूजी के पैर छुए, फिर शांति के पैर छूने उसके कमरे पहुंची जहां शांति भी पूजा के लिए तैयार हो रही थी। फिर विभावरी शांति से बोली, देखिए माँ जी, वो मेरे लिए गजरा लाए हैं। अब शांति बेचारी क्या बोलती, बहू की नादानी पर और बेटे की दीवानगी पर मुस्कुरा दी बस। लेकिन मन में सोचा, नालायक की अभी खबर लेती हूँ। एक गजरे में ही टरका दिया बहू को, मैंने तो सोने का मंगलसूत्र लाने को कहा था। फिर शांति मधुसूदन के पास पहुँची और पूछा, तूने उसे एक गजरे में ही टरका दिया, मंगलसूत्र कहाँ है? माँ, वो तो बात के लिए बचा कर रखा है। मधुसूदन थोड़ा शर्माया सा और सिर खुजाते हुए बोला, हाँ हाँ, सब समझ गई, बेशरम माँ का लिहाज भी नहीं करता। और फिर शांति मधुसूदन के कमरे से चली गई। शाम को विभावरी के पिताजी सबके लिए उपहार लेकर आए, जो सबके लिए विभावरी की दादी ने भेजे थे। अपने पिता को देखकर विभावरी बहुत खुश हुई। विभावरी के पिता कुछ देर बैठे और फिर चाय पीकर वापस चले गए। कुछ देर बाद विभावरी की तीनों नंदे शांति और विभावरी तैयार होकर आ चुके थे। पूजा शुरू हुई। अंजलि ने कथा बांच दी। अब कथा निपट चुकी थी। तब विभावरी ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और शांति ने उसे सोने की अंगूठी के साथ एक साड़ी और श्रृंगार का सामान भेंट किया और आशीर्वाद देते हुए बोली, तेरा सुहाग हमेशा यूं ही बना रहे, जल्दी से तेरी गोद हरी हो। कथा होते होते चांद निकलने का समय हो चुका था। सब छत पर पहुँचे। कुछ ही देर में चांद निकल आया तो शांति और विभावरी ने चांद की पूजा की। चांद को अर्घ्य देने के बाद अपने अपने पतियों के पैर छुए और फिर दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को जल पिलाकर उनका व्रत तुड़वाया। फिर सबने साथ बैठकर रात का भोजन किया। फिर विभावरी की तीनों नंदे बोली, माँ और भाभी आप दोनों आराम करो, अब ये सारा काम हम निपटा लेंगे।
फिर विभावरी अपने कमरे में आराम करने आ पहुंची और जैसे ही अपने गहने उतारने को हुई तो वैसे ही कमरे में मधुसूदन आ पहुंचा और बोला, पहने रहो ये सब, बहुत अच्छी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। शर्माते हुए विभावरी बोली, क्या लाए हैं आप मेरे लिए? पहले आंखें बंद करो फिर बताता हूँ, मधुसूदन बोला। और फिर विभावरी ने आंखें बंद कर ली और मधुसूदन ने उसके गले में मंगलसूत्र डाल दिया। फिर मधुसूदन बोला, अब आंखें खोलो। विभावरी ने आंखें खोली और मंगलसूत्र को देखते ही बोली, बहुत ही सुंदर है। फिर मधुसूदन ने विभावरी को अपने आगोश में ले लिया। आज वो विभावरी को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था और विभावरी भी मधुसूदन में समा जाना चाहती थी। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है अब वो समझ चुकी थी। फिर उस रात मधुसूदन और विभावरी एक हो गए। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और फिर एक दिन विभावरी चक्कर खाकर गिर पड़ी। मधुसूदन घबरा गया। उसने फौरन डॉक्टर को टेलीफोन करके बुलाया। डॉक्टर ने विभावरी का चेकअप किया और मधुसूदन से बोली, बधाई हो, आप पापा बनने वाले हैं। विभावरी माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर मधुसूदन खुशी के मारे फूला नहीं समाया। विभावरी का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। उस दिन दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए और अपने अपने परिवार को ये खुशखबरी सुनाई। ये खबर सुनकर दोनों परिवारों के बीच खुशियाँ छा गई। लेकिन जब ये खबर विभावरी के पिता रघुवर दयाल के भतीजे तेज प्रताप यानी कि विभावरी के चचेरे भाई तक पहुंची तो उसे ये बात बिल्कुल भी हजम न हुई, क्योंकि तेज प्रताप को तो सालों से ये लगता आया था कि उसकी चचेरी बहन तो पागल है, मंदबुद्धि है, भला उससे कौन शादी करेगा। फिर चाचा जी को तो अपनी सारी जायदाद और कारोबार मेरे नाम ही करना होगा। लेकिन जब मधुसूदन ने विभावरी से शादी कर ली थी तो उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन जब उसने ये सुना कि विभावरी माँ बनने वाली है तो उसको तो जैसे करंट का झटका सा लगा और उसी वक्त वो रघुवर दयाल जी के घर आकर उनसे बहस करने लगा और बोला, चाचा जी, ये मत समझिएगा कि मैंने हार मान ली है। आप जिस दौलत और कारोबार पर नाग की तरह कुंडली मार कर बैठे हैं, वो दौलत मेरे पिताजी की थी। उनके मरने से पहले उनकी वसीयत पर जाली हस्ताक्षर करवाकर आपने धोखे से सारी दौलत हड़प ली। मैं आपसे अपनी दौलत और कारोबार लेकर रहूंगा। तेरे कर्म देखकर ही भाई साहब ने फैसला किया था कि तुझे उनकी जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। तेरा रात रात भर अय्याशी करना, बार और कसीनों में पैसा उड़ाना उनकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए उन्होंने सब मेरे नाम कर दिया। मैंने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। बड़े भाई साहब ने अपनी मर्जी से अपनी वसीयत लिखी थी, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। रघुवर दयाल जी बोले, झूठ बोलते हैं आप। तेज प्रताप चीखा, नहीं, यही सच है। रघुवर दयाल जी बोले। ये सब विभावरी की दादी वसुंधरा सुन रही थी और वे भी बाहर आकर तेज प्रताप से बोली, शर्म नहीं आती तुझे अपने चाचा पर झूठे इल्जाम लगाते? पहले अपने कर्म तो देख, तूने अपने बाप के साथ कैसा व्यवहार किया था। तेरे गुणों के कारण ही तो वो दुनिया से जल्दी चला गया। दादी आप भी अपने छोटे बेटे का पक्ष लेने आ गई। तेज प्रताप बोला, क्यों ना लूं अपने बेटे का पक्ष? मैं तो खूब उसका पक्ष लूंगी, क्योंकि वो दोषी नहीं, तू दोषी है। इस पर दोष थोपकर तू अपने पापों पर पर्दा डालना चाहता है। निर्लज्ज, अय्याश कहीं का। वसुंधरा तेज आवाज में बोली, चाचा जी, आपको क्या लगता है कि उस पागल की शादी करवाकर आप सारी दौलत उसके नाम कर देंगे? तो ये कभी नहीं हो सकता। आप अभी मुझे जानते नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तेज प्रताप बोला, चुप कर नालायक, अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें करता है। वसुंधरा बोली, वो
मेरी बहन नहीं दुश्मन है, तेज प्रताप बोला। तू पागल हो गया है, तुझे सही और गलत कुछ भी पता नहीं है, इसलिए तू ऐसी बातें कर रहा है, वसुंधरा बोली। आप लोगों ने उसकी शादी करवाकर अच्छा नहीं किया, तेज प्रताप बोला। तो अब सब कुछ तेरी सलाह लेकर करेंगे क्या हम? रघुवर दयाल जी बोले। मेरी दौलत आप यूं ही विभावरी के नाम नहीं कर सकते, तेज प्रताप बोला। जिस दिन तू अपनी आदतें सुधार कर एक अच्छा इंसान बन गया तो उसी दिन मैं तेरी जायदाद तुझे लौटा दूंगा, रघुवर दयाल जी बोले। देखिएगा एक ना एक दिन मैं अपनी जायदाद आपसे लेकर रहूंगा, फिर इसके लिए मुझे चाहे जो भी करना पड़े, और इतना कहकर तेज प्रताप चला गया। तेज प्रताप तो चला गया, लेकिन वसुंधरा और रघुवर दयाल जी को विभावरी की चिंता हो आई कि ना जाने तेज प्रताप अब क्या करने वाला है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। विभावरी के अब 3 महीने गुजर चुके थे। विभावरी की सास और उसकी दादी वसुंधरा बीच बीच में उसके घर आकर उसे हिदायतें देकर चली जाती और विभावरी सावधानी पूर्वक उन सब बातों का ख्याल रखती। मधुसूदन भी बराबर विभावरी का ख्याल रखता, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। विभावरी भी मधुसूदन के सानिध्य में खिल रही थी। दोनों की दुनिया में केवल बहार ही बहार थी, दुखों का नामो निशान ना था। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मधुसूदन के ऑफिस में एक नई लड़की का आगमन हुआ जिसका नाम सुनैना था। उसने मधुसूदन से जान पहचान बढ़ा ली। मधुसूदन ने भी उससे दोस्ती कर ली। सुनैना के लिए सब नया नया था, इसलिए उसने मधुसूदन से कहा कि आप ही मुझे यहाँ के बारे में जानकारी दे दे कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मधुसूदन इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि सुनैना को उससे दोस्ती करने को तेज प्रताप ने कहा है। तेज प्रताप ने इस काम के लिए सुनैना को मुहमांगे रुपए दिए थे। तेज प्रताप चाहता था कि सुनैना मधुसूदन को अपने प्यार के जाल में फांसकर उसकी चचेरी बहन विभावरी का घर तोड़ दे। मधुसूदन एक बार चरित्रहीन घोषित हो गया तो उसका रास्ता आसान हो जाएगा, जिससे रघुवर दयाल जी टूट जाएंगे और मधुसूदन से नफरत करने लगेंगे। फिर वे अपनी सारी जमीन जायदाद मधुसूदन के नाम नहीं करेंगे। तब तेज प्रताप ही उनकी सारी दौलत और कारोबार का इकलौता वारिस होगा। धीरे धीरे सुनैना ने मधुसूदन से और भी नजदीकियां बढ़ा ली और वो उसे अकेला नहीं छोड़ती। ऊपर से विभावरी के प्रसव के दिन भी नजदीक आते जा रहे थे। मधुसूदन अब धीरे धीरे विभावरी का ध्यान रखना भी छोड़ रहा था। इससे विभावरी उदास रहती थी, लेकिन वो मधुसूदन से इसकी वजह ना पूछती। जब कभी विभावरी की सास शांति उसके पास आती तो वो अपने पति के बारे में भी झूठ कह देती, अपनी दादी से भी अपने पति की शिकायत ना करती। जब मधुसूदन घर लौटता तो विभावरी का हाल चाल भी ना पूछता और बिस्तर पर मुंह फेर कर सो जाता। इससे विभावरी का कोमल मन अत्यधिक व्यथित हो जाता। दिन बीत रहे थे और विभावरी अपने पति को खुद से दूर जाता हुआ देख रही थी। कभी कभी वो मधुसूदन की तस्वीर को अपने सीने से लगा के खूब रोती और भगवान के मंदिर के आगे भी आंसू बहाती। और उधर एक रात सुनैना ने मधुसूदन को अपने घर पार्टी के लिए बुलाया। मधुसूदन तैयार भी हो गया। दोनों ने पार्टी की और शराब भी पी। तब सुनैना मधुसूदन से बोली, मधु, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मधु को शराब पीने के बाद भी होश था और वो बोला, लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? शादी के साथ साथ लोग और रिश्ते भी तो रखते हैं, सुनैना बोली। लेकिन ऐसे रिश्तों का अंजाम बहुत बुरा होता है, मधु बोला। सब कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तो वैसे भी आधी पागल है, सुनैना बोली। तुम कहना क्या चाहती हो? कि तुम्हारे लिए अपनी बीवी से दगाबाजी करूं? इतना गिरा नहीं हूँ मैं, मधुसूदन बोला। तुम अपनी बीवी को देखो और मुझे देखो, वो कहीं से भी मुझसे मेल नहीं खाती, सुनैना बोली। सही कहा तुमने, तुम उससे मेल नहीं खाती। उसका मन हीरे की तरह पारदर्शी है और तुम्हारा मन कोयले की तरह काला। मैं यहाँ और नहीं बैठ सकता, मैं अपने घर जा रहा हूँ।
और इतना कहकर मधुसूदन सुनैना के घर से चला आया। मधुसूदन जब सुनैना के घर से चला तो सुनैना को इस तरह से मधुसूदन का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मन में सोचा कि उस पागल के लिए मधुसूदन मुझे ठुकरा रहा है, उसकी इतनी हिम्मत, मैं इस बात का बदला मधुसूदन से जरूर लेकर रहूंगी। और फिर दूसरे दिन ही वो तेज प्रताप से मिली और उससे बोली, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मेरे हाथ आता ही नहीं है। तुझे मैंने इस काम के लिए मुहमांगे दाम दिए हैं। जब तू एक मर्द को अपने काबू में नहीं कर सकती तो तेरी ये खूबसूरती किस काम की? तेज प्रताप बोला, अरे वो उस पागल को बहुत चाहता है और उसे धोखा नहीं दे सकता। सुनैना बोली, ये तू क्या कह रही है? मुझे मेरी दौलत वापस पाने के लिए मधुसूदन को सबकी नजरों में गिराना ही होगा। तेज प्रताप बोला, मैंने सब करके देख लिया लेकिन वो नहीं फिसला। सुनैना बोली, कुछ भी हो तुझे उसे पटाना ही होगा। मुझे मेरी दौलत हर हाल में वापस चाहिए। तेज प्रताप बोला, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है, वो मेरी अदाओं पर नहीं फिसला तो क्या करूं? रात की हरकत के बाद तो शायद वो मेरा मुंह ही देखना ना पसंद करे। सुनैना बोली, तो ऐसा करो तुम जाकर उससे माफी मांग लो। तेज प्रताप बोला, तुम ये क्या कह रहे हो? वो बहुत ज्यादा गुस्सा है मुझसे, वो मुझे माफ नहीं करेगा। सुनैना बोली, कर देगा। तुम उसके घर जाकर उससे माफी मांग लो, वो सच में तुम्हें माफ कर देगा। तेज प्रताप बोला, ठीक है तो मैं कोशिश करूंगी। तो अब मैं चलूं? और इतना कहकर सुनैना वहां से चली आई और फिर दूसरे दिन सुनैना ने मधुसूदन से ऑफिस में जाकर मिली, लेकिन मधुसूदन ने जैसे ही सुनैना को देखा तो उससे किनारा कर लिया। सुनैना ने मन में सोचा कि मधुसूदन कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया रात वाली बात से, इसे मनाने के लिए कोई और ही तरीका निकालना होगा। फिर एक शाम वो तेज प्रताप के कहे अनुसार उसके घर माफी मांगने गई, लेकिन वो उस समय घर पर नहीं था। विभावरी को लेकर डॉक्टर के पास मंथली चेकअप के लिया गया था और सुनैना मायूस होकर उसके घर से चली आई। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन तब भी मधुसूदन ने सुनैना को कोई भाव ना दिया। फिर एक दिन लंच के समय सुनैना ने मधुसूदन को अकेला देखा और उसके पास जाकर बोली, अब कब तक रूठे रहोगे? माफ भी कर दो, तुम्हारी हरकत माफ करने के लायक नहीं है। मधुसूदन बोला, ठीक है हो गई गलती, प्यार ना करो मुझसे लेकिन दोस्त होने का हक का तो ना छीनो। सुनैना बोली, तुम्हें तो मैंने दोस्त माना था, लेकिन अपने दोस्त से कोई ऐसी बात कहता है भला जो तुमने उस रात कही। मधुसूदन बोला, मैं बहक गई थी, मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ और कुछ नहीं। सुनैना बोली, जब तुम्हें पता था कि मैं शादीशुदा हूँ तब भी तुमने ऐसी बात कही। मधुसूदन बोला, कहा ना कि गलती हो गई, अब माफ भी कर दो। सुनैना बोली, ठीक है जाओ माफ किया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती फिर कभी ना हो, समझी? मधुसूदन बोला, हाँ कभी ना होगी। सुनैना बोली। और फिर मधुसूदन और सुनैना फिर से पहले की ही तरह दोस्त बन गए। सुनैना इस बार मधुसूदन की जिंदगी में और भी खतरनाक इरादों के साथ आई थी। इस बात से मधुसूदन बिल्कुल बेखबर था। इस बार सुनैना और भी जहरीली चाल चलने वाली थी। अब सुनैना कभी कभी मधुसूदन के साथ उसके घर भी जाती और उससे विभावरी के सामने और भी दोस्ताना व्यवहार दिखाती। वो ये सब विभावरी को जलाने के लिए कर रही थी, जिससे कि विभावरी मधुसूदन से शिकायत करे और उन दोनों के बीच कलह हो। लेकिन जैसा सुनैना विभावरी को समझ रही थी, विभावरी बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वो बहुत ही संयमी और पारदर्शी हृदय वाली थी। सुनैना का यूं मधुसूदन के संग अंतरंग होना उसे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो मधुसूदन से कहती कुछ भी नहीं थी। कभी कभी बातों बातों में सुनैना मधुसूदन के गले लग जाती
जहाँ मधुसूदन बैठा हो तो वो वहीं बैठती और हर संडे वो मधुसूदन के साथ गुजारती। कभी तो उसके घर लंच पर आ जाती तो कभी उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती और विभावरी से ये कहती कि मैं तुम्हें भी साथ ले चलती, लेकिन तुम्हें इस हालत में बाहर ले जाना ठीक नहीं है ना? इन दिनों तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम्हारा होने वाला बच्चा सही सलामत रहे, इसके लिए तुम्हारा घर पर रहना ही ठीक होगा। और विभावरी सुनैना की बात सुनकर अपना मन महसूस कर रह जाती। उसकी आंखों के सामने कोई उसके पति को छीनने की कोशिश कर रहा था और वो चुपचाप थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। उसे अब ये लगने लगा था कि वो मंदबुद्धि है ना, इसलिए उसका पति उसका ख्याल नहीं रखता। सुनैना को देखो, वो कितनी होशियार है, तभी तो उसका पति उसके साथ कितना खुश रहता है। मैं कभी भी अपने पति को खुश नहीं रख सकती, शायद यही मेरे भाग्य में लिखा है। और ये सोच सोचकर विभावरी मन ही मन घुलने लगी। लेकिन मधुसूदन का मन तो अभी भी आईने की तरह बिल्कुल साफ था। उसे तो ना सुनैना की चालें समझ आ रही थी और ना विभावरी के मन के भाव। उसके लिए तो हर दिन एक जैसा था। और उधर तेज प्रताप ने भी अपने चाचा रघुवर दयाल से धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। वो अब उनके सामने शरीफ होने का नाटक करने लगा था, उनके घर भी जाने लगा था। फिर एक दिन वो रघुवर दयाल जी के घर जाकर बोला, चाचा जी, मैं आपको अब तक कितना गलत समझ रहा था, लेकिन खोट तो मेरे ही भीतर था। अब मुझे अपने पिता की दौलत नहीं चाहिए। मैं अब अपनी मेहनत से अपना कारोबार खड़ा करूँगा। वो जो गांव वाला मकान मेरे नाम था, वो मैंने बेच दिया है और उससे मिले रुपयों से एक कपड़ों की दुकान डालने वाला हूँ। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल होऊंगा। मुझे खुशी हुई ये जानकर कि तुमने सही रास्ते पर आने का सोचा। तुम मेहनत तो करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जिस दिन मुझे लगा कि तुम इस काबिल हो गए हो कि अपनी दौलत संभाल सकते हो, तो उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारी सारी दौलत लौटा दूंगा। रघुवर दयाल जी बोले, मैं जानता था कि आप मुझे माफ कर देंगे। मैंने अपनी बहन सुनैना के खिलाफ भी तो ना जाने क्या क्या कहा है। मेरी जुबान में कीड़े पड़े। उस बेचारी मासूम को भी मैं कोसने से बाज ना आया। तेज प्रताप बोला, अब बहुत हुआ, अपने आप को मत कोसो। ये सब तो तुमने अनजाने में किया। तुम्हारी ऐसी मंशा थोड़े ही रही होगी। चलो, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। जब जागो तभी सबेरा। रघुवर दयाल जी बोले, लेकिन मैं अब भी बहुत शर्मिंदा हूँ और आज ही उसके घर उससे माफी मांगने जाऊंगा। तेज प्रताप बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले जाना उसके घर। अपने भाई को देखकर वो भी बहुत खुश होगी। रघुवर दयाल जी बोले, जी अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर तेज प्रताप चला आया और शाम को वो विभावरी से मिलने उसके घर गया। उसे देखकर पहले तो विभावरी थोड़ी परेशान हुई, लेकिन जब तेज प्रताप बोला, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन, दौलत के लालच में मैं अंधा हो गया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, इसलिए तो तुमसे मिलने चला आया। कैसी हो मेरी बहन? जब विभावरी ने तेज प्रताप के मुंह से ये शब्द सुने तो वो फूली ना समाई और बोली, बैठो तेजा भैया, मैं अभी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आती हूँ। अरे पगली, मिठाई तो मैं भी लाया था, मैं तो बस अपनी प्यारी बहन से मिलने आया था। तेज प्रताप बोला, हाँ हाँ, बैठती हूँ तुम्हारे साथ और ढेर सारी बातें करूँगी तुमसे। तुम पहली बार मेरे घर आए हो, खातिरदारी तो बनती है ना। विभावरी बोली। और फिर उस दिन विभावरी ने तेज प्रताप की खूब खातिरदारी की। विभावरी ने अपने बड़े भाई के साथ बैठकर ढेर सारी बातें की। उसके जाने के बाद जब शाम को मधुसूदन घर लौटा तो उसने उसे बताया कि उसके बड़े भाई तेज प्रताप आए थे। तब मधुसूदन बोला, आज के पहले तो कभी भी तुमने उनका जिक्र नहीं किया, अचानक कहां से ये तुम्हारे बड़े भाई पैदा हो गए?
पहले भैया का हम लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए पापा उनसे दूरी बनाकर रखते थे, विभावरी बोली। तो अचानक कैसे तुम्हारे भैया का व्यवहार तुम्हारे लिए बदल गया? मधुसूदन ने पूछा। वो तो पता नहीं, लेकिन आज तो उन्होंने मुझ पर बहुत प्यार लुटाया, विभावरी बोली। तुम बहुत भोली हो विभावरी। तुम्हारे भैया के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, मधुसूदन बोला। आपको गलतफहमी हो रही है। अब भैया सुधर गए हैं, इसलिए तो मुझसे मिलने आए थे, वो आपसे भी मिलना चाहते थे, विभावरी बोली। ठीक है, तुम्हें लगता है कि भैया सुधर गए हैं, तो अब मैं क्या बोलूं? तुम भाई बहन का मामला है, मेरा ज्यादा बोलना कुछ ठीक नहीं लगता, मधुसूदन बोला। ऐसे ही 2-4 दिन के बाद शाम के समय विभावरी के पापा उससे मिलने आए और विभावरी से बोले, मैं सोचता हूँ कि अब सारी दौलत तुम्हारे भाई तेज प्रताप के नाम कर ही दूं, वो सुधर जो गया है। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल सही, वो ही तो असली वारिस है उस खानदान के, विभावरी बोली। बस तेरी राय पूछने आया था कि तुझे कोई ऐतराज तो नहीं, विभावरी के पापा बोले। भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी, विभावरी बोली। अच्छा लगा ये जानकर कि तूने उसे माफ कर दिया, विभावरी के पापा बोले। उस समय घर का दरवाजा खुला था और तब तक मधुसूदन घर आ चुका था और उसने दोनों बाप बेटी के बीच हो रही बातें सुन ली थी। मधुसूदन को ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसके ससुर रघुवर दयाल जी सारी दौलत तेज प्रताप के नाम करना चाहते हैं। उसे ये गलतफहमी हो चुकी थी, क्योंकि रघुवर दयाल जी तो केवल तेज प्रताप के पिता की दौलत उसे लौटाने को कह रहे थे। मधुसूदन दुखी मन से भीतर आया और उसने रघुवर दयाल जी के चरण स्पर्श किए, फिर ये कहकर अपने कमरे में चला गया कि सिर में दर्द है, मैं आराम करने जा रहा हूँ। रघुवर दयाल जी को ये आम सी बात लगी और उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मधुसूदन को ये बात चुभ गई थी कि जिस दौलत की वजह से उसने पागल विभावरी से शादी की, अब वही दौलत उसके हाथ से छूटती जा रही है। उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसके ससुर सारी दौलत तेज प्रताप को दे देंगे, और आज से पहले तो उन्होंने कभी तेज प्रताप का जिक्र भी नहीं किया था। वो इस बात को दिल से लगा बैठा था। अब उसके मन में रघुवर दयाल जी और विभावरी के लिए घृणा घर करने लगी थी। आज से पहले तक तो उसे ये लगता था कि रघुवर दयाल जी की सारी दौलत उसी की है और वो अपनी तीनों बहनों का ब्याह बड़ी धूमधाम से करेगा। उस दिन रघुवर दयाल जी तो अपनी बात कहकर चले गए और उस बात का मधुसूदन ने गलत अर्थ निकाला, और अब इस गलतफहमी ने विभावरी और मधुसूदन के बीच एक नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी। अब मधुसूदन को विभावरी के भीतर खामियां ही खामियां नजर आने लगी थी। वो उससे बहुत खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। विभावरी पहले तो मधुसूदन के ऐसे स्वभाव का कारण सुनैना को समझती थी, लेकिन अब सुनैना तो काफी दिनों से मधुसूदन के घर नहीं आई थी और मधुसूदन का अब उससे बिल्कुल भी व्यवहार नहीं रह गया था। लेकिन जब मधुसूदन ने रघुवर दयाल जी के मुंह से तेज प्रताप को दौलत लौटाने की बात सुनी थी, तो वो अब फिर से सुनैना से दोस्ती बढ़ा रहा था। सुनैना को भला इस बात से क्या ऐतराज हो सकता था? वो तो यही चाहती थी कि मधुसूदन उसके बनाए जाल में फंस जाए। लेकिन अब तो मधुसूदन खुद ब खुद सुनैना की ओर आकर्षित था। उसे ऐसा लगने लगा था कि उसके ससुर ने उसके साथ धोखा किया है और वो इस बात का बदला विभावरी से लेगा। ऐसे कुछ समय और गुजरा और अब तो मधुसूदन रात रात भर घर ना लौटता और इस बात को लेकर विभावरी के मन को बहुत पीड़ा पहुंचती, लेकिन वो कभी भी मधुसूदन से कोई सवाल ना करती और ना ही ससुराल में सास से कुछ कहती और ना अपनी दादी से कुछ बताती। एक रात तो हद ही हो गई जब मधुसूदन नशे में धुत अपने घर लौटा और बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेटते ही बड़बड़ाने लगा कि सुनैना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मुझे वो पागल विभावरी पसंद नहीं। दौलत के लालच में मैंने उससे शादी की थी। ये बात सुनकर विभावरी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन फिर भी उसने मधुसूदन के जूते उतारे, उसे चादर ओढ़ाया और खुद जाकर सोफे पर लेटकर सारी रात आंसू बहाती रही। अब सुनैना बहुत खुश थी, क्योंकि उसे मधुसूदन को अपने करीब लाने के लिए कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। मधुसूदन खुद ब खुद उसके करीब आ चुका था। ये खबर उसने तेज प्रताप को सुनाई तो तेज प्रताप की खुशी की सीमा ना रही। उसने सुनैना से कहा, मुझे पहले पता होता कि अच्छा बनने का नाटक करने से इतना फायदा होगा तो मैं ये नाटक पहले ही कर लेता, लेकिन मधुसूदन तुम्हारे पास खुद ब खुद आ गया। इसका मतलब उसके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जो किसी को नहीं पता। कुछ तो हुआ है, कोई तो बात है जो मधुसूदन को इतना खटक रही है, इसलिए तो वो विभावरी से दूरियां बना रहा है। हमें क्या, हम दोनों का तो इस बात से फायदा हो रहा है। सुनैना बोली। सही कहती हो, तेज प्रताप बोला। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? सुनैना बोली। तुम बाद में मुझसे शादी करोगे ना? सुनैना ने पूछा। इसमें कोई पूछने की बात है, दौलत मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। बस तुम मधुसूदन को अपनी मुट्ठी में लेकर रखो जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। तेज प्रताप बोला। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ, सुनैना बोली। और ऐसे ही दोनों के बीच बातें चलती रहीं। अब विभावरी के गर्भ को 7वां महीना लग चुका था, इसलिए विभावरी की सास एक दिन मधुसूदन को टेलीफोन करके बोली, बेटा, बहू को 7वां महीना लग चुका है, अब उसकी गोद भराई की रस्म हो जानी चाहिए। ऐसा कर, तू किसी शुभ दिन ऑफिस से छुट्टी ले ले और मैं तेरे घर आकर सारे इंतजाम कर दूंगी। काफी मेहमान भी इकट्ठे होंगे, तेरी जान पहचान वालों को भी तू बुला लेना। मधुसूदन ने ना चाहते हुए भी अपनी माँ को हाँ कर दी और फिर वो दिन भी आ पहुँचा। घर में बहुत से मेहमान इकट्ठे हुए। घर में बहुत ही चहल पहल मची हुई थी। विभावरी की दादी और पापा के आ जाने के बाद गोद भराई की रस्म शुरू हुई। इसके बाद सभी मेहमानों का खाना शुरू होने लगा। खाना खाने के बाद एक एक करके सभी मेहमान चले गए। आखिरी में तेज प्रताप, रघुवर दयाल जी और विभावरी की दादी भी चले गए। सब निपटते निपटते रात हो चली थी। तब विभावरी की सास उससे बोली, चल अब तू भी खाना खा ले और मधु को भी खाने के लिए बुला ले। ठीक है माँ, बस अभी बुलाकर लाती हूँ, विभावरी बोली। मैंने अभी उसे लॉन की तरफ जाते देखा है, वहीं होगा, विभावरी की सास बोली। ठीक है माँ। और इतना कहकर विभावरी संजी धंजी सी मधुसूदन को बुलाने लॉन में पहुंची, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। वहां सुनैना और मधुसूदन झूले में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, जो कि विभावरी ने सुन ली थी। सुनैना ने मधुसूदन से पूछा, हम साथ साथ कब रहेंगे? मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाती। मैं भी यही चाहता हूँ मेरी जान। बस बच्चा होने तक रुक जाऊं, उसके बाद मैं उसे तलाक देकर तुमसे शादी कर लूंगा, मधुसूदन बोला। सच्ची कहते हो? और इतना कहकर सुनैना मधुसूदन से लिपट गई। तभी एकाएक सुनैना की नजर विभावरी पर पड़ी और वो मधुसूदन से अलग होते हुए बोली, अरे विभावरी, तुम कब आई? मैं तो इन्हें खाना खाने के लिए कहने आई थी। माँ बुला रही हैं आपको, जल्दी से आ जाइए। और फिर विभावरी ने इतना ही कहा और चली गई। मधुसूदन को लगा कि विभावरी ने सब सुन लिया है और वो सबसे ये बात कह देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विभावरी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी और वो ऐसे व्यवहार करती रही कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे ही 1 महीने और गुजर गए। अब विभावरी की सास विभावरी के पास आकर रहने लगी थी, उसका ख्याल रखने के लिए, क्योंकि घर पर तो विभावरी की 3 नंदे थी घर संभालने के लिए। इसलिए विभावरी की सास घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी। माँ के घर पर रहने से अब मधुसूदन थोड़ा सावधान हो गया था।
वो सुनैना से भी अब कम मिलने लगा था और शराब पीकर भी नहीं आता था। घर भी समय से आ जाता था, लेकिन उसका व्यवहार अब भी विभावरी के लिए रूखा था। उधर विभावरी को ये लगता था कि वो और लड़कियों की तरह अक्लमंद नहीं है मंदबुद्धि है, इसलिए उसका पति उसे नहीं सुनैना को पसंद करता है। उसने मन में सोच लिया था कि बच्चा होने के बाद वो स्वयं ही मधुसूदन से तलाक लेने को कह देगी। अब विभावरी का 9वां महीना बस खत्म होने को था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब किसी भी दिन प्रसव पीड़ा हो सकती है, आप इनके पास ही रहें, कहीं भी ना जाएं। विभावरी की सास तो वैसे भी उसका बहुत ख्याल रखती थी। अब उसने अपनी एक बेटी अंजलि को भी साथ बुला लिया था। दोनों हर वक्त विभावरी के साथ साए की तरह लगी रहती। फिर एक दिन सुनैना ने तेज प्रताप से कहा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर तेज प्रताप के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने सुनैना से कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम ये इल्जाम मधुसूदन पर लगाकर उसके घर में आग लगा सकती हो, लेकिन इतना गंदा इल्जाम मैं उस पर नहीं लगा सकती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। सुनैना बोली, जब पूरी बाजी मेरे हाथ में आने वाली है तो तू ये कैसी बातें कर रही है? ज्यादा नाटक मत कर, तेज प्रताप चीखा। क्या मधुसूदन पर ऐसा इल्जाम लगाना ठीक रहेगा? सुनैना ने पूछा। सही गलत कुछ भी नहीं, मुझे अपनी दौलत चाहिए, वो भी किसी भी हाल में, तेज प्रताप बोला। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, ये बच्चा तुम्हारा है, मैं मधुसूदन पर कैसे इल्जाम लगा सकती हूँ? सुनैना बोली, तो तू फिर मेरे किसी काम की नहीं रही, तेज प्रताप बोला। सुनैना ने इतना सुना तो उसे अपने लिए खतरा महसूस हुआ और वो बाहर की ओर भागी। तब तेज प्रताप बोला, भागती कहाँ है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर तेज प्रताप ने अपने गुंडों को आवाज लगाई, हीरा, शंभू, लाखन कहाँ गए सब? उस लड़की का पीछा करो। जब तक सब सुनैना के पीछे गए तब तक सुनैना सड़क पर आकर भागने लगी। वो जल्द से जल्द पुलिस चौकी पहुंचना चाहती थी अपनी जान बचाने के लिए। उसे पता था कि आज तेज प्रताप उसे नहीं छोड़ेगा। इसी आपाधापी में वो एक मोटर से टकरा गई। सुनैना का एक्सीडेंट होते ही वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और तेज प्रताप के गुंडों को वहां से भागना पड़ा। मोटर वाले ने फौरन ही अपनी मोटर से सुनैना को अस्पताल पहुंचाया। तब तक पुलिस को भी खबर लग चुकी थी और वो अस्पताल पहुंच गई उस मोटर वाले के ड्राइवर को पकड़ने के लिए। कुछ ही देर में सुनैना को होश आ गया। तब डॉक्टर बोले, सारी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन आपकी हालत ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने उस मोटर वाले से कहा कि अब आप पेशेंट से मिल सकते हैं। साथ में पुलिस भी गई। उस मोटर वाले ने जैसे ही सुनैना को देखा तो बोला, तुम मधुसूदन के ऑफिस में काम करती हो ना? उस दिन मैंने तुम्हें विभावरी की गोद भराई की रस्म में देखा था। वो और कोई नहीं, विभावरी के पापा रघुवर दयाल जी थे। और फिर सुनैना ने अपना बयान पुलिस को दिया और पूरी घटना कह सुनाई। मैं भागते हुए इनकी मोटर से जा टकराई, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। खबर सुनकर रघुवर दयाल जी ने फौरन ही पुलिस से कहा कि वो तेज प्रताप को गिरफ्तार करें। और फिर वे सुनैना से बोले, बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हारे इलाज का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा और तुम अब किसी भी बात की चिंता मत करो, तेज प्रताप तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद वे मधुसूदन के ऑफिस पहुँचे और उसे सारी बात बताई। तब मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो अपने ससुर जी और विभावरी को कितना गलत समझ रहा था। तभी मधुसूदन के ऑफिस का टेलीफोन बजा और मधुसूदन ने टेलीफोन उठाया तो पता चला कि विभावरी को प्रसव पीड़ा हो रही है और उसे उसकी मां ड्राइवर के साथ मोटर में अस्पताल ले गई है। टेलीफोन रखते हुए मधुसूदन बोला, मैं बस कुछ ही देर में अस्पताल पहुंचता हूं।
जब रघुवर दयाल जी को ये बात पता चला तो उन्होंने मधुसूदन से कहा कि वो भी साथ चलेंगे और फिर दोनों रघुवर दयाल जी की मोटर से अस्पताल पहुँचे। वहाँ मधुसूदन की माँ और बाबूजी जी टहल कर खुशखबरी के आने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में नर्स बाहर आकर बोली, बधाई हो, लक्ष्मी आई है, माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। रघुवर दयाल जी ने मारे खुशी के अपने गले की सोने की चेन उतार कर नर्स को दे दी। मधुसूदन ने भी अपना सारा बटुआ नर्स के हाथ पर उड़ेल दिया। तब तक विभावरी की दादी और मधुसूदन की बहनें भी अस्पताल पहुंच गई थी। फिर कुछ देर में सब बच्ची और विभावरी से मिलने पहुँचे। बच्ची बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल विभावरी की तरह। बच्ची को देखकर सबका जी खुश हो गया और विभावरी की दादी सबसे बोली, अब माँ और बाप को भी अपनी बच्ची से अकेले में बात कर लेने दो, अब हमारा यहाँ क्या काम। सब हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। तब मधुसूदन बोला, विभावरी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब विभावरी बोली, हाँ, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि अब बच्चा हो गया है तो आप मुझसे तलाक लेकर सुनैना से शादी करना चाहते हैं। ये बात तो मुझे ना जाने कब से पता थी। आप जहाँ चाहेंगे मैं साइन कर दूंगी। मैं बस आपकी खुशी चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, और अगर आपकी खुशी मेरे साथ रहने में नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं आपके लायक नहीं हूँ, मंद बुद्धि हूँ और लड़कियों की तरह होशियार नहीं हूँ। बस आप कभी भी मेरी वजह से दुखी ना हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट यूं ही बरकरार रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। और ये कहते कहते विभावरी की आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपक गए और उन्हें छुपाने के लिए उसने दीवार की ओर मुंह फेर लिया। विभावरी की बातें सुनकर मधुसूदन की आंखें भर आईं और वो उससे बोला, रो रही हो? मैं क्यों रोने लगी भला? मुझे क्या दुख है? विभावरी बोली, मुझसे दूर नहीं रहना चाहती, मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? मधुसूदन बोला, इससे आपको कहाँ कोई फर्क पड़ता है, लेकिन कुछ भी हो मैं आपसे हमेशा यूं ही प्यार करती रहूंगी। आप चाहे सुनैना से शादी कर ले तब भी। विभावरी बोली, अगर मैं कहूँ कि मैं सुनैना से नहीं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ तो? मधुसूदन बोला, लेकिन मैंने सुना था कि आप सुनैना से प्यार करते हैं। विभावरी बोली, एक बात कहो, आज तुमने मेरे मन को स्पर्श कर लिया है। तुम्हारे जैसी अच्छी पत्नी मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। मेरे बाबूजी का फैसला एकदम सही था। और एक बात बोलूं? मधुसूदन बोला, हाँ कहिए। विभावरी बोली, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मधुसूदन बोला, तो क्या करूं? विभावरी बोली, अब गले से लग जाओ और क्या करो? मधुसूदन बोला। और फिर मधुसूदन ने विभावरी के पास जाकर उसके माथे को चूमकर उसके स्पर्श को महसूस किया और उसे अपने सीने से लगाकर माफी मांगी। दोनों पति पत्नी काफी देर तक यूं ही रोते रहे और दोनों के आंसू पोंछते रहे। इतने में बच्ची जाग कर रो पड़ी और फिर दोनों बच्ची को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े।